एनहांस योर नॉलेज रिगार्डिंग जीएसटी, इंटरलिंकिंग करवाने के लिए कॉन्सेप्ट्स की हमने एक चैप्टर अलग से डिजाइन करा जिसका नाम हमने रखा आईएसडी वर्सेस क्रॉस चार्ज। टिपिकली आपको सिर्फ आईएसडी पढ़ा के ही छोड़ दिया जाता, लेकिन सिमिलर प्रोविजंस क्रॉस चार्ज के भी हैं और जनरली इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम आती है, लोग समझ नहीं पा रहे थे और शायद अभी भी कुछ जनों को ये प्रॉब्लम रहेगी, जहां आप ये ट्रेस नहीं कर पाओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएसडी एंड क्रॉस चार्ज, बिकॉज बोथ आर ऑल टुगेदर डिफरेंट बट सीम्स टू बी सिमिलर। ऑल टुगेदर डिफरेंट बट सीम्स टू बी सिमिलर, लगते एक जैसे ही हैं, तो गलती होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग डिफरेंस बिटवीन बोथ, और वही डिफरेंस आज मैं आपको दिखाऊंगा। आईएसडी आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाना चाहूंगा। जो टेक्निकल प्रोसीजर था वो तो हमने समझ लिया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो टेक्निकल प्रोसीजर था वो तो हमने समझ लिया, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ उसका एक ब्रॉड ओवरव्यू में एक लाइन में ये बोलना चाहूंगा कि आईएसडी का कॉन्सेप्ट आखिर काम कहां आता है, व्हाई आई नीड आईएसडी। हालांकि जब टॉपिक स्टार्ट किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था, बहुत डिटेल में समझा था कि आईएसडी की जरूरत क्यों आती है, लेकिन अब मैं से और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में और एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि जहां पर भी हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेस को या खुद किसी थर्ड पार्टी से, क्या बोला मैंने, जहां पर हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेस को या खुद सर्विसेज दिलवाता है या लेता है, वापस रिपीट करता हूं, जहां पर हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेस को या खुद थर्ड पार्टी से सर्विसेज दिलवाता है या लेता है, उस सिचुएशन में बिलिंग और पेमेंट क्योंकि हेड ऑफिस कर रहा है, क्योंकि वो दिलवा रहा है। मैंने क्या बोला, दिलवा रहा है। आज अगर मैं आपको कोई चीज दिलवाता हूं, इसका मतलब ये कि उसका पेमेंट मैं कर रहा हूं। आपने कहा सर हमें एक आईफोन दिलवा दीजिए, मैंने कहा ठीक है साहब मैं आपको एक आईफोन दिलवा देता हूं। तो उस सिचुएशन में मैंने आईफोन आपको दिलवा दिया, उसका पेमेंट मैंने करा, लेकिन उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। तो क्योंकि बिलिंग मुझे हो रही है, क्रेडिट मेरे पास आ रहा है और ये क्रेडिट मुझे आप तक पहुंचाना है, तो इसके लिए आईएसडी बीच में आता है और आईएसडी वो क्रेडिट आगे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो खुद नहीं रखता अपने पास, सेम मंथ के अंदर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला साहब क्रॉस चार्ज का मतलब क्या होता है, आईएसडी का मतलब समझ में आ गया। आईएसडी का मतलब यह था कि जब भी कोई हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेस को सर्विस दिलवाएगा दिलवाएगा किसी और से, किसी थर्ड पार्टी से दिलवाएगा और उसका पेमेंट खुद कर देगा, तो वहां क्रेडिट आगे पास ऑन करने के लिए, क्रेडिट आगे पास ऑन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आएगा उसे हम बोलेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन क्रॉस चार्ज क्या होता है, क्रॉस चार्ज के अंदर जो हेड ऑफिस है वो खुद आगे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या जो ब्रांचेस है वो हेड ऑफिस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। क्या बोला मैंने, कि जहां पर हेड ऑफिस खुद ब्रांचेस को या ब्रांच हेड ऑफिस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, यहां तक कि गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, यहां तक कि कोई भी ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहा है जिसका बेनिफिट सामने वाली पार्टी को हो रहा है, इन दैट केस आपको क्रॉस चार्ज करना होगा। मैं आपके बेनिफिट के लिए अगर कोई भी खर्चा करता हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं आपको देने के लिए, मैंने आपको कोई बेनिफिट दिलवाया है कि दिया है, दिया है। शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं। एक जगह मैं दिलवा रहा हूं, एक जगह मैं दे रहा हूं। अब मैं दे रहा हूं तो उस केस में भी खर्चा तो मैं ही कर रहा हूं ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको एक बताता हूं, एक चीज बताता हूं। देखो साहब, एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। आप जानते हैं कि हम एग्जांपल लेने में माहिर हैं, हम एग्जांपल लेके ही समझाते हैं। हमारी यूएसपी ही यही है कि हम बोल के नहीं, एग्जांपल, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल केस स्टडीज, केस सिनेरियोज से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो मैंने कहा साहब आ जाइए, ये रहा मेरा हेड ऑफिस और ये रही मेरी ब्रांचेस। तो देयर आर सेवरल ब्रांचेस आउट देयर इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में मेरी अलग अलग ब्रांचेस मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3 और ब्रांच नंबर 4, 4 ब्रांचेस है मेरी। और हियर इज द हेड ऑफिस। बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा इन सबको सॉफ्टवेयर की जरूरत है। आगे ये सेल्स करते हैं तो हमें एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत है जिसके अंदर सारी की सारी अकाउंटिंग भी हो जाएगी। अब जो भी होता है आपको पता है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह, ईआरपी जिसे आप प्यार से बोल सकते हो, ईआरपी है, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी सॉफ्टवेयर की यहां पर हमें जरूरत है, जिसके अंदर पे रोल भी आ जाता है, सारे के सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं। हेड ऑफिस ने क्या करा साहब, हेड ऑफिस ने एक ईआरपी कंपनी से, ईआरपी सॉफ्टवेयर कंपनी से इस सॉफ्टवेयर को परचेस करा और एडमिन मॉड्यूल खुद ने अपने पास में रख लिया। क्या बोलते हैं, एडमिन।
जो मेन एडमिन मॉड्यूल था सॉफ्टवेयर के अंदर वो इनके पास में है, और सारी ब्रांचेस को इन्होंने यूजर आईडी पासवर्ड्स अवेलेबल करवा दिए। सारी ब्रांचेस को, आपको एक सेकंड में मेरे बोलते ही बात समझ में आ गई होगी, सारी ब्रांचेस को क्या अवेलेबल करवा दिए? यूजर आईडी एंड पासवर्ड्स। तो होगा क्या, हर ब्रांच का अपना एक यूजर आईडी होगा और एक पासवर्ड होगा। हर ब्रांच का अपना यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा। हर ब्रांच का अपना एक यूजर आईडी होगा, एक पासवर्ड होगा, और हर ब्रांच का अपना एक यूजर आईडी होगा और पासवर्ड होगा। क्या करेंगे साहब ये ब्रांचेस? अपने यूजर आईडी लॉगिन, यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे पोर्टल पे, और हर ब्रांच का अपना एक अलग से अकाउंट है। जैसे आपका फेसबुक पे अलग अकाउंट है, आपके पापा का फेसबुक पे अलग अकाउंट है, आपकी मम्मी का, आपके भाई का, आपकी बहन का, आपके दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, चाचा का, चाची का, सबका अलग अलग फेसबुक पर अकाउंट है। बिल्कुल उसी तरह से हर ब्रांच का अपना उस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक अलग अकाउंट है। हर ब्रांच का अपना एक अलग अकाउंट है। हर ब्रांच का अपना अलग पेरोल है, सेल्स है, इन्वेंट्री है। हर अकाउंट के अंदर सारे के सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर इस ब्रांच ने सेल करी है तो ये ब्रांच एंट्री सेल्स की डालेगी, तो इसके मॉड्यूल में वो सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड होगी, वो इसकी सेल्स शो होगी। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस सॉफ्टवेयर में अलग बनेगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस सॉफ्टवेयर में अलग बनेगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस सॉफ्टवेयर में अलग बनेगा, और इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस सॉफ्टवेयर में अलग बनेगा। सबका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबकी बैलेंस शीट, सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग बनेंगे, अपने अपने अकाउंट में शो होंगे। इस ब्रांच को, जो ब्रांच नंबर फर्स्ट है, इसको सिर्फ इसका ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट शो होगा, ये दूसरे का नहीं देख सकता। लेकिन ये क्योंकि हेड ऑफिस के पास में एडमिन मॉड्यूल हेड ऑफिस के पास में है, जो कहते हैं ना मास्टर यूजर आईडी पासवर्ड, मास्टर यूजर आईडी पासवर्ड, सबसे ऊपर वाला यूजर आईडी पासवर्ड जिससे हम सबका 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 देख सकते हैं, वो किसके पास में है? हेड ऑफिस के पास। तो हेड ऑफिस किसी भी ब्रांच का ओपन करके देख सकता है कि किस ब्रांच ने कितनी सेल्स करी है, किस ब्रांच को कितना कैश देना है, किसी से कितना कैश लेना है, वो सारा का सारा कार्यक्रम हेड ऑफिस कर सकता है। तो मुझे बताइए कि ये जो सॉफ्टवेयर परचेस करा है, ये जो सॉफ्टवेयर परचेस करा है, ये किसने करा है? ये सॉफ्टवेयर परचेस करवाया है या करा है? आई एम अगेन रिपीटिंग, मेरे शब्दों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना भैया, क्योंकि सारा खेल यहीं से खत्म हो जाएगा। सारा का सारा खेल यहीं से खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट यहीं से समझ में आ जाएगा। ये सॉफ्टवेयर भैया जी दिलवाया है या लिया है? बताओ मुझे। सर ये सॉफ्टवेयर लिया है, दिलवाया नहीं है। ये सॉफ्टवेयर हेड ऑफिस ने लिया है, और ये सॉफ्टवेयर लेकर हेड ऑफिस ने दिया है। बस इतना सा खेल है। ये सॉफ्टवेयर लेकर हेड ऑफिस ने दिया है, ना कि दिलवाया है। देखो, दिया है या दिलवाया है, खेल बस इतना सा है। आपने दिया है या आपने दिलवाया है। तो अगर आपने खुद लेकर फिर दिया है, इसका पेमेंट किसने करा? इसका एडमिन, जो मैंने बोला ना मास्टर यूजर आईडी पासवर्ड, वो किसके पास में? हेड ऑफिस के पास। इसको यूज हेड ऑफिस भी कर रहा है। अगर एक बात बताओ, हेड ऑफिस की अगर कोई भी ब्रांच नहीं होती तो ये पूरा खर्चा किसका हो जाता? हेड ऑफिस का। पूरा यूज कौन करता है? हेड ऑफिस। तो एक तरीके से खरीद किसने लिया? हेड ऑफिस ने। और फिर क्योंकि उसकी ब्रांचेस हैं तो वो ब्रांचेस को यूज करने के लिए दे रहा है। तो टिपिकली देखा जाए तो इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ हेड ऑफिस नहीं, ब्रांचेस भी यूज कर रही हैं। ब्रांचेस भी यूज कर रही हैं। तो इसका खर्चा एट्रीब्यूट ब्रांचेस को भी होना चाहिए, क्योंकि ब्रांचेस भी इसकी यूजर्स हैं। इस सॉफ्टवेयर की यूजर्स ब्रांचेस भी हैं। और यही कॉन्सेप्ट आता है, हियर कम्स in the picture the concept of cross charge. Here comes into the picture the concept of cross charge. सर क्या क्रॉस चार्ज की जीएसटी लॉ में कोई डेफिनेशन दे रखी है क्या? सर आपने सेक्शन नंबर 2 पढ़ाया था, बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन नंबर 2 हमने पढ़ा था, लेकिन हमने कहीं दूर दूर तक नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? क्रॉस चार्ज का डेफिनेशन। यहां तक कि सप्लाई चैप्टर में भी कोई क्रॉस चार्ज का डेफिनेशन नहीं देखा, और अभी तक जितना भी पढ़ते आ रहे हैं हमने कहीं भी क्रॉस चार्ज का डेफिनेशन नहीं देखा। तो आखिर ये क्रॉस चार्ज कहां से आ गया, इसका क्या मतलब है? क्रॉस चार्ज दोस्तों आता है आपके पास आपके सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, प्लस जब हम इसे पढ़ते हैं रीड विद शेड्यूल फर्स्ट का पैरा सेकंड, जहां हम डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन की बात करते हैं। याद करेंगे मेमोरी टेक्निक बनाई थी PRAI, PRAI। तो PRAI जो हमने मेमोरी टेक्निक बनाई थी, उसके अंदर जो हमारा आर था, उसके अंदर जो हमारा आर था रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, वहां से ये चीज निकल कर आती है, क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है।
उसने बोला कि जब भी कोई आपस में दो डिस्टिंक्ट यूनिट्स एक दूसरे को कुछ भी प्रोवाइड करती है, कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करे चाहे गुड्स प्रोवाइड करे, विदाउट कंसिडरेशन, एक बात बताओ, ये हेड ऑफिस ने जो ब्रांचेस को सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए दिया, जो यूजर आईडी पासवर्ड अलॉट किया, इसके लिए क्या कोई चार्जेस लिए हैं क्या? कोई चार्जेस? किस बात का चार्ज भाई? आपकी तो ब्रांच है, किस बात का चार्ज? आपकी ही ब्रांच है, और क्योंकि आपकी ही ब्रांच है तो कोई चार्ज यहां पर बनता ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई चार्ज यहां पर नहीं बनता। मैं अपनी ही ब्रांच से चार्ज नहीं करूंगा, मैं अपनी ही दुकान से चार्ज नहीं करूंगा। तो इस सिचुएशन में ये क्या हो गया? एक तरीके से कि आपने सर्विसेज आगे प्रोवाइड कर दी विदाउट कंसीडरेशन, और क्योंकि ब्रांच का जीएसटिन और हेड ऑफिस का जीएसटिन दोनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन बनेंगे सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन नंबर 4 के अंदर, और डिस्टिंक्ट यूनिट बनने के कारण यहां पर विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई मान लिया जाएगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी रीड विद पैरा सेकंड ऑफ शेड्यूल फर्स्ट। और यही चीज आपको बुक में भी देखने को मिलेगी। तो अब आप सभी मेरे साथ आएंगे एनालिसिस वाले पार्ट पे क्रॉस चार्ज के, और वहां मैं आप सभी को ये चीज दिखाने के लिए तत्पर हूं। मजा आ रहा है? फटाफट से आएंगे साहब। ये लीजिए डेफिनेशन ऑफ क्रॉस चार्ज, कहीं देखने नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 के अंदर। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन more than one registration whether in one state or UT or more than one state or UT shall in respect of each such registration be treated as distinct person for the purpose of this act, treated as distinct person for the purpose of this act। पूरे कानून के लिए उसे distinct person मान लिया जाएगा who has obtained or required to obtain more than one registration whether in one state or UT in respect of each such registration। हर registration के respect में वो आपस में distinct person माने जाएंगे। Why cross charge? What is the requirement of cross charge? The concept is again all the way very clear. As per schedule 1 of the CGST Act, any supply between different GST registrations having the same PAN number shall be treated as supply even when made without consideration। जैसा कि मैंने बताया, पैरा सेकंड ऑफ शेड्यूल फर्स्ट बोलता है कि भले ही कंसीडरेशन ना हो, लेकिन अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में गुड्स और सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, वो सप्लाई यहां पर सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मैंने लिया है और यही एग्जाम्पल बेस बनेगा आपके लिए आगे भी। महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड असाइंड अ जीएसटी ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट टू जीएसटी बाय एमएम। दिल्ली पंजाब में ब्रांचेस है, कहां पर है? फॉर कंडक्टिंग जीएसटी ऑडिट ऑफ इट्स दिल्ली एंड पंजाब। इधर आएंगे मेरे साथ, मैं बताता हूं आखिर ये एग्जांपल क्या है, क्योंकि एग्जांपल बनाया तो हमने ही है। जब हमने ही किताब बनाई है, हमने ही एग्जांपल बनाया है, इधर उधर से कॉपी नहीं करा, ये किताब खुद ने बनाई है, सारे एग्जांपल्स खुद ने ड्राफ्ट करे हैं, तो फिर देखने की क्या जरूरत है। इधर आओ, महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिस कंपनी की दो ब्रांचेस है। दिल्ली में भी एक ब्रांच है और दूसरी ब्रांच कहां रखी थी साहब हमने? पंजाब में। ठीक है साहब, दिल्ली में एक ब्रांच है और पंजाब में एक ब्रांच है। स्टेट डिफर कर सकते हैं क्योंकि हमने कोई रट्टा नहीं लगा रखा, हर बार एग्जांपल नया ही होगा। और इसी के अगेंस्ट है हमारा प्यारा जीएसटी बाय एमएम, और जीएसटी बाय एमएम एक एंटिटी है जिसकी भी दिल्ली में ब्रांच है और पंजाब में ब्रांच है। कोई दिक्कत नहीं साहब। महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है वो राजस्थान में है। महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का जो एचओ है वो राजस्थान में है, और बिल्कुल सिमिलरली जीएसटी बाय एमएम का भी जो हेड ऑफिस है वो राजस्थान में है। दोनों का हेड ऑफिस कहां पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। बात को ध्यान से सुनना। एक कॉन्ट्रैक्ट दिया महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने, जीएसटी ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट। किसका ऑडिट? जीएसटी ऑडिट। तो जीएसटी ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने जीएसटी बाय एमएम को। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें कंप्लायंस ऑडिट करनी है। हर कंपनी चाहती है कि उसके यहां पर जीएसटी कंप्लायंस एक नंबर होनी चाहिए, यानी कि कोई भी जीएसटी कानून के तहत गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उनके रिटर्न्स प्रॉपर होने चाहिए, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द लॉ होने चाहिए, और उनका हर एक ट्रांजैक्शन एज पर द लॉ होना चाहिए। जहां एग्जम्पशन मिलनी है वहां एग्जम्पशन अवेल करो। कुछ जनों को पता ही नहीं होता साहब, सीए बनकर बैठे हैं लेकिन पता ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जीएसटी में एग्जेम्प्ट है और उस पर जीएसटी का पेमेंट करे जा रहे हैं। ये मैं लिटरली बता रहा हूं, इट्स अ सिचुएशन जो मैंने खुद ने देखी है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो एग्जेम्प्ट सप्लाई के रेस्पेक्ट में भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो आरसीएम में नहीं है फिर भी आरसीएम में सामने वाले से टैक्स पे करवा रहे हैं। अब बताओ आप, ये स्थिति हो रखी है। तो यहां पर देखा जाए एट द एंड ऑफ द डे लॉस किसका है? पार्टी का। जो क्लाइंट है, जो बिजनेसमैन है, उसका लॉस हो रहा है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रॉपर नॉलेज नहीं है।
तो इसलिए साहब महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने बोला कि साहब मेरे साथ धोखाधड़ी हो, मेरे साथ गड़बड़ हो, मेरा सीए ढंग से काम करे ना करे, मैं तो जीएसटी बाय एमएम जो एक्सपर्ट है जीएसटी के, जिन्हें जीएसटी का सब कुछ समझ में आता है, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल काम का, इनसे हम हमारी एक बार जीएसटी कंप्लायंस ऑडिट करवा लेते हैं साल में एक बार, ताकि क्या होगा कि हमारा सीए जो कर रहा है वो क्रॉस चेक हो जाएगा कि वो कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो जीएसटी बाय एमएम आकर हर चीज को चेक कर लेगा, हमारे सारे ट्रांजेक्शन, हमारा बिजनेस मॉडल, हमारा रेवेन्यू मॉडल, सारी चीजें चेक करेगा और अकॉर्डिंगली देखेगा कि जीएसटी का कौन सा प्रोविजन कहां पर अप्लाई होता है, हमारे नेम बोर्ड पर जीएसटी नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है, सारी चीजें जीएसटी बाय एमएम चेक करेगा। हमारा कौन सा लोकेशन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बन रहा है, क्या हमने उसे वाकई में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दिखा रखा है, ये सारी चीजें हम चेक कर लेंगे जाकर। उस कंप्लायंस ऑडिट के अंदर एक चेकलिस्ट होती है, वो सारी की सारी चेकलिस्ट वहां पर हम एज पर द बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल चेक करके आएंगे और फिर एक ऑडिट रिपोर्ट बना के देंगे कि साहब ये कमियां हमें नजर आ रही है, ये ट्रांजैक्शन आप गलत कर रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन पर आपको जीएसटी इस रेट से नहीं इस रेट से देना चाहिए, यहां आरसीएम लगेगा, यहां आरसीएम नहीं लगेगा, या आपका जो एक एडिशनल आपने ब्रांच खोली है इसे आपने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नहीं दिखाया है, वहां पर दिखाना जरूरी है। तो ये सारी चीजें उस ऑडिट के अंदर हम चेक करेंगे। ये सर्विस किसने किसको दी? ये सर्विस दी जीएसटी बाय एमएम के हेड ऑफिस ने महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस को। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कहां से आया था? महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस राजस्थान से आया था, एंड ड्यू टू द प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये सर्विस किसको मानी जाएगी, दी गई महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस को। आज अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो भाई साहब जो सर्विस दी है वो मैंने आपको दी है। अब हो सकता है कि आपने परचेस कर किसी और का यूज उसमें ले लिया, मतलब किसी और के यूज में ले लियो, बट आप समझे नहीं, पेमेंट आपके नाम से ही होगा क्योंकि सर्विस मैं आपको दे रहा हूं। हो सकता है आप अपने भाई या बहन के लिए मेरा जीएसटी कोर्स परचेस करें, उसमें फायदा कौन उठाएगा? भाई या बहन फायदा उठाएगा, लेकिन क्योंकि नाम आपका है, आधार नंबर आपका है, पैन नंबर आपका है, मोबाइल नंबर आपका, ईमेल आईडी आपकी है, तो एंटिटी जिसने उसे खरीदा माना जाएगा आप ही हो। उसी तरह से यहां पर ऑडिट करवाई किसकी जा रही है? ब्रांचेस की ऑडिट करवा रहा है महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जीएसटी बाय एमएम से, लेकिन क्योंकि ऑर्डर हेड ऑफिस दे रहा है तो यहां पर बिलिंग भी हेड ऑफिस को होगी, पेमेंट भी हेड ऑफिस को ही करना पड़ेगा। तो देखना आखिर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसने अपनी ब्रांचेस की जीएसटी ऑडिट करवाई, कॉन्ट्रैक्ट दिया मुझे, जीएसटी बाय एमएम को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, जीएसटी बाय एमएम ने कहा ठीक है साहब हमारा तो काम ही यही है। और मजे की बात, क्योंकि आपकी ब्रांच दिल्ली में है, पंजाब में है, तो हमें राजस्थान से दिल्ली और पंजाब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी भी ब्रांचेस दिल्ली में है और पंजाब में है, जीएसटी बाय एमएम की भी ब्रांचेस है। तो जीएसटी बाय एमएम क्या करेगा? अपनी ब्रांचेस को ये ऑडिट क्या कर देगा? अलॉट कर देगा। हेड ऑफिस ऑफ राजस्थान विल अलॉट द जीएसटी ऑडिट ऑफ महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ब्रांचेस इन दिल्ली एंड पंजाब टू देयर ब्रांचेस इन दिल्ली एंड पंजाब, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर क्या हुआ साहब? यहां से ऑर्डर आ गया ऊपर से कि भाई साहब आगे जाके ऑडिट करके आनी है, दिल्ली के अंदर महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की जो ब्रांच है उसका जीएसटी ऑडिट करना है। अकॉर्डिंगली पंजाब वाले के पास भी ऑर्डर चला गया कि पंजाब वाली ब्रांच का ऑडिट करना है। अभी सिचुएशन में क्या होगा? दिखती बात है साहब, ये ऑडिट कर देंगे, बात खत्म। अब ध्यान से देखना कि किसने किसको सर्विस दी। अब इसके अंदर से मैं ट्रांजेक्शंस निकालूंगा एक के बाद एक। इधर आओ, ट्रांजेक्शन नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 1, बस ट्रांजेक्शंस को समझ लिया साहब तो जीएसटी समझ लिया। मैं हमेशा कहता हूं ट्रांजैक्शन को समझ लो, एक बार अगर मुद्दा समझ में आ गया तो जीएसटी का कानून तो आप उस पर लगा ही दोगे, क्योंकि बेयर रीडिंग तो हमने इतने अच्छे से कर लिया है दोस्त कि कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हमने एक प्रोविजन को अलग अलग एग्जांपल्स ले लेके समझ लिया, तो एग्जांपल तो दिमाग में है, लेकिन ऐसा आपके सामने हो रहा है ये आपको कब पता चलेगा? जब आप सामने हो रहे हैं ट्रांजेक्शन को समझ लोगे। आपको तो पता है कि ये ट्रांजेक्शन होगा तो ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये ट्रांजेक्शन होगा ये आपको कब पता चलेगा? जब आप उस ट्रांजेक्शन को समझ पाओगे इन इट्स कंप्लीट एंटायरिटी, कंप्लीट सेंस में आप समझ पाओगे। अगर आपने एंटायरली उस ट्रांजेक्शन को नहीं समझा है, इन इट्स एंटायरिटी उस ट्रांजेक्शन को नहीं समझा है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर प्रोविजन को वहां लगा भी नहीं पाओगे। फिर आप कंफ्यूज ही रहोगे कि यार ये ऐसा लग तो रहा है लेकिन ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह से कंप्लीट मैनर में आप समझ लो। आओ मेरे साथ, ट्रांजेक्शन नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 1। तो यहां पर जो पहला ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं वो किसके बीच में देख रहे हैं? हेड ऑफिस ऑफ महेश इंफ्रा और हेड ऑफिस ऑफ जीएसटी बाय एमएम। कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस ट्रांजेक्शन को अगर मैं 2 मिनट के लिए एनालाइज करूं तो मुझे बताओ सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है? सप्लायर है जीएसटी बाय एमएम का हेड ऑफिस और रेसिपिएंट है महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का हेड ऑफिस। ठीक है, हाँ जी साहब।
सप्लायर और रेसिपिएंट पता चल चुका है, तो बात कर लेते हैं गुड्स है या सर्विस है। फटाफट से बताएंगे। सर्विस दी जा रही है जीएसटी ऑडिट की। कंसीडरेशन में क्या आ रहा है? कंसीडरेशन में फीस आ रही है। विद कंसीडरेशन है तो 7(1)(a) में सप्लाई भी बन जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं साहब। तो यहां पर ये सप्लाई भी बन गया। सप्लाई भी बन गया तो डेफिनेटली चार्जिंग सेक्शन लगेगा, सेक्शन 9, क्योंकि सेम स्टेट में है। सी और एस यहां पर मैं लेवी करके दूंगा, यानी जो मेरा बिल जाएगा उसमें सीजीएसटी और राजस्थान एसजीएसटी, क्या बोला, सीजीएसटी और राजस्थान एसजीएसटी मैं लगाकर महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस को दे दूंगा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम देखते हैं इंट्रा इंटर भी हमने देख लिया। इंट्रा इंटर देखा तभी ये पता चला कि साहब क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब बात आती है इंट्रा इंटर के बाद में रजिस्टर्ड पर्सन की, कि भाई साहब रजिस्टर्ड पर्सन कौन है। कोई एग्जाम्शन दे रखी है? कोई एग्जाम्शन नहीं है, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? तो यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी बाय एमएम का हेड ऑफिस। जीएसटी बाय एमएम का हेड ऑफिस, यानी कि मुझे बस इतना सा बता दो कि जो आउटपुट लाइबिलिटी बनेगी, जो गवर्नमेंट को देने की जिम्मेदारी बनेगी पैसा, वो किसको देना पड़ेगा? वो देना पड़ेगा जीएसटी बाय एमएम का हेड ऑफिस को। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना यहां पर कि आउटपुट लाइबिलिटी किसकी आ रही है? आउटपुट लाइबिलिटी आ रही है जीएसटी बाय एमएम की। इसको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि बाद में मुझे एक चीज समझाने के लिए लिंक करवाना पड़ेगा, यहां पर वापस लाना पड़ेगा आप सभी को, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे यहां पर हाईलाइट कर दिया मैंने कि आउटपुट लाइबिलिटी किसकी आएगी? आउटपुट लाइबिलिटी आएगी जीएसटी बाय एमएम की। चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट की जरूरत किसको पड़ेगी? आई एम अगेन रिपीटिंग, आईटीसी की जरूरत किसको पड़ेगी? इनपुट टैक्स क्रेडिट की जरूरत किसको पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी हेड ऑफिस को, जीएसटी बाय एमएम के हेड ऑफिस को जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आउटपुट लाइबिलिटी किसकी है? देखो आउटपुट लाइबिलिटी किसकी है? जिसकी आउटपुट लाइबिलिटी है उसी को क्रेडिट मिलना चाहिए। आई एम अगेन रिपीटिंग, जिसकी आउटपुट लाइबिलिटी है उसी को क्रेडिट मिलना चाहिए पीछे से। ओके सर, यहां तक मुद्दा समझ में आ गया। दिस इज द ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट। जो मेन चीजें थी वो मैंने यहां डिस्कस कर ली। अब मुझे बताओ ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या है? ट्रांजेक्शन नंबर 2 यहां पर हो रहा है आपके पास में, एक सेकेंड, हाँ, ट्रांजेक्शन नंबर 2 हो रहा है आपके पास में किस किस के बीच में? द ट्रांजेक्शन नंबर 2 इज बिटवीन महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एंड देयर ब्रांचेस। तो महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का हेड ऑफिस उसकी दिल्ली ब्रांच को और उसी की जो दूसरी ब्रांच है पंजाब ब्रांच को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। तो दिस इज माय ट्रांजेक्शन नंबर 2। महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड 2 ट्रांजेक्शन कर रहा है, अपनी दिल्ली यूनिट के साथ और अपनी पंजाब यूनिट के साथ, ठीक है। क्योंकि ये राजस्थान में है तो डेफिनेटली ये तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ही बनेगा। लेकिन आप मजे की बात देखो कि इस ट्रांजेक्शन में क्या महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कोई सर्विस दे रहा है? द आंसर इज नो। यहां ना गुड्स इन्वॉल्व है ना यहां सर्विस इन्वॉल्व है। ये ट्रांजेक्शन 2 सर आपने क्यों लिखा? एक चीज यहां पर समझानी है इसलिए लिखा। ये कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है टेक्निकली देखा जाए तो, यहां पर कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है टेक्निकली देखा जाए तो। यहां आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि सर महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली और पंजाब को जीएसटी ऑडिट की सर्विस दे रहा है। ओ माय गॉड, यहां पर ही प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। यहां पर ही आप आईएसडी और क्रॉस चार्ज में डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे यहीं पर। और इसलिए मैंने यहां पर ट्रांजेक्शन नंबर 2 अलग से बनाया ताकि मैं ये बता सकूं कि जीएसटी बाय एमएम, महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, उसकी ब्रांचेस, ये सब अलग अलग खेल चल रहा है साहब। महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड अपनी दिल्ली और पंजाब ब्रांच को जीएसटी बाय एमएम से ऑडिट की सर्विस दिलवा रहा है। मैंने ऊपर भी पहले बोला था, दिलवा रहा है, दे नहीं रहा। महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेस की जीएसटी ऑडिट नहीं कर रहा भैया। हेड ऑफिस ब्रांचेस की जीएसटी ऑडिट नहीं कर रहा है, करवा रहा है किसी और से, थर्ड पार्टी से करवा रहा है। एंड में एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसके बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम साफ नजर आएगा आपको डिफरेंस। क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं साहब हम, ठीक है। तो समझ में आया मैंने क्या बोला? दिलवा रहा है। तो यहां पर ये ट्रांजेक्शन बनेगा आईएसडी का ट्रांजेक्शन। यहां पर क्रेडिट आगे आपको पास ऑन करना पड़ेगा। तो एक ही एग्जांपल में दोनों चीजें दिखाऊंगा मैं आपको, एक ही एग्जांपल में दोनों चीजें दिखाऊंगा, क्रॉस चार्ज भी दिखाऊंगा, आईएसडी भी दिखाऊंगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की। यहां पर राजस्थान के अंदर एक अलग से सेपरेट आपको आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जो जीएसटी बाय एमएम से बिल लगकर आया है जिसमें आपको सी और एस
का क्या मिला है, सी और एस का आपको क्रेडिट मिला है, इसे एज आईजीएसटी आपको इन दोनों ब्रांचेस को उस मैनर में, जो मैनर हमने देखा था, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ के ना? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। ट्रांजेक्शन नंबर 3, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स इनटू पिक्चर। ट्रांजेक्शन नंबर 3, और ट्रांजेक्शन नंबर 3 किस किस के बीच में हो रहा है साहब? ट्रांजेक्शन नंबर 3, तो ये जो ट्रांजेक्शन नंबर 3 हो रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर 3 आपके पास में हो रहा है जीएसटी बाय एमएम, जीएसटी बाय एमएम और उनकी दोनों ब्रांचेस के बीच में, दिल्ली ब्रांच और पंजाब ब्रांच। और मजे की बात दोस्त, ये कोई आईएसडी वाईएसडी नहीं है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो दिल्ली ब्रांच है और जो पंजाब ब्रांच है वो जीएसटी बाय एमएम के हेड ऑफिस को, वो जीएसटी बाय एमएम के हेड ऑफिस को सर्विसेज दे रही हैं, सीधा सीधा दे रही हैं। कोई बाइफर्केशन नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई दिलवा नहीं रही है, दे रही है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आया था हेड ऑफिस से दिल्ली ब्रांच के पास और पंजाब ब्रांच के पास हेड ऑफिस से क्या आया था? कॉन्ट्रैक्ट आया था, ऑर्डर आया था, एक ऑर्डर आया था कि भैया आगे ऑडिट करनी है। तो अगर मुझे कोई ऑर्डर देता है कि साहब ये काम करना है, तो मैं उसको करके दे रहा हूं, यानी मैं उसको सर्विस दे रहा हूं। अगर कोई मुझे किसी काम को करने का ऑर्डर देता है तो इसका मतलब ये कि वो काम मैं उसे करके दे रहा हूं, यानी मैं उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं या गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जिस भी चीज का ऑर्डर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी सर, बात तो सही है। तो यहां पर जो दिल्ली ब्रांच है और जो पंजाब ब्रांच है, एक्चुअल में वो क्या कर रही हैं? अपने हेड ऑफिस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अब मुझे बताओ, क्या हेड ऑफिस से चार्ज करेंगी? क्या अपनी ही दुकान से चार्ज करेगी? अरे मालिक यहां बैठा है, मालिक वहां बैठा है, एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डाल भी लोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? पैसा तो आपके पास ही रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे कंसोलिडेशन होना है, बताया था, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट जब हम आईएसडी पढ़ रहे थे। तो घूम फिर के दिल्ली ब्रांच और पंजाब ब्रांच की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हेड ऑफिस राजस्थान के साथ में कंसोलिडेट हो ही जाएंगे। तो एक दूसरे से अगर आप पैसा मांगोगे भी कि भाई इससे इतना मांगना है, इसको इतना देना है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे सेट ऑफ हो जाएगा, आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पैसा ना देना है ना लेना है, तो विदाउट कंसिडरेशन का केस हो गया। और क्योंकि डिस्टिंक्ट यूनिट्स है, जीएसटी अलग अलग है, तो 25(4) में डिस्टिंक्ट यूनिट बन गई और शेड्यूल 1 पैरा सेकंड में ये क्या बन गया? सप्लाई बन गया। गवर्नमेंट कहता है साहब वो तुम देख लो, तुम्हारा कंसोलिडेशन वगैरह का मैटर, उससे हमको मतलब नहीं, हमको तो जीएसटी चाहिए साहब, वी नीड जीएसटी, दैट्स इट। क्रेडिट सामने वाली पार्टी को अवेलेबल करवा देंगे अगर वो रजिस्टर्ड है तो, लेकिन हमें तो जीएसटी चाहिए, हम इसे सप्लाई बनाएंगे। तो इससे ट्रांजेक्शन ट्रेस भी हो जाएगा और उस पर गवर्नमेंट को जीएसटी भी मिल जाएगा। हालांकि सामने वाली यूनिट अगर रजिस्टर्ड है तो उसको क्रेडिट डेफिनेटली मिल ही जाएगा। लेकिन अब बात को समझना, यहां पर वैल्यूएशन कैसे होगा? सर वैल्यूएशन बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हमने पहले किया था, रूल नंबर 28। शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से, गुड्स है कि सर्विस है, सब देखेंगे, वैल्यूएशन भी देखेंगे, सब देखेंगे, डोंट वरी। गुड्स है या सर्विस है, बताओ। सर ऊपर हमने वैल्यूएशन नहीं देखा था दोस्त, आप यहां वैल्यूएशन देखोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा यार? सर हमने यहां वैल्यूएशन नहीं देखा, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन देख लो। तो इस सिचुएशन में वैल्यूएशन क्या होगा? ओपन मार्केट वैल्यू, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 1, दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जीएसटी बाय एमएम का कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 15 सब सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है? सेक्शन 15 सब सेक्शन नंबर 1 ये बोलता है कि वेयर द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट्स आर अनरिलेटेड पर्सन एंड द प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, देन इन दैट केस द ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी डीम्ड टू बी द असेसेबल वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा अगर सप्लायर रेसिपिएंट अनरिलेटेड है और प्राइस जो है वो सोल कंसीडरेशन है, यानी कि कोई एक्सचेंज वगैरह का केस यहां पर नहीं बन रहा। तो वहां पर तो वैल्यूएशन आपके सेक्शन 15 सब सेक्शन नंबर 1 के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूं कि जो जीएसटी बाय एमएम की ब्रांचेस जीएसटी बाय एमएम को सर्विस दे रही है, वो गुड्स के सर्विस है, साफ साफ दिखाई दे रहा है वो सर्विस है। सप्लाई बनेगा, हाजी साहब ये अब यहां से सप्लाई बना देंगे शेड्यूल 1 पैरा सेकंड, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है। सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा? डेफिनेटली यहां पर आपके पास में सप्लाई बनेगा ही बनेगा। इंट्रा इंटर तो बताओ साहब क्या बनेगा? इंटर बनेगा। क्या बनेगा? इंटर बनेगा। तो यहां पर आईजीएसटी लेवी होगा। क्यों? क्योंकि साहब सर्विस दूसरे स्टेट में दी जा रही है, बोलो हाँ के ना। और क्योंकि उसका मुझे रजिस्टर्ड बिजनेस पता है, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो डेफिनेटली यहां पर ये इंटर स्टेट बन जाएगा। लगेगा क्या? सेक्शन 12 लगा सकते हो आप यहां पर, क्योंकि सर्विस का केस है तो सेक्शन 12 यहां पर लग जाएगा। इंट्रा इंटर के बाद हम क्या पता करेंगे साहब? इंट्रा इंटर के बाद हम पता करेंगे आपके पास में कि कोई एग्जामिशन वगैरह दे रखी है, कोई एग्जामिशन नहीं है। वैल्यूएशन देख लेते हैं, वैल्यूएशन कैसे होगा। तो यहां पर अब वैल्यूएशन के लिए, क्योंकि डिस्टिंक्ट यूनिट्स की बात हो रही है, मैं वही रूल नंबर 28 का सेकंड पैरा यूज करूंगा।
सेकंड प्रोवाइजो, सेकंड पैरा नहीं, सेकंड प्रोवाइजो। तो मैं वही रूल नंबर 28 का सेकंड प्रोवाइजो यूज करूंगा और उसके तहत हम यहां पर इजीली वैल्यूएशन कर पाएंगे। जो वैल्यू आप इनवॉइस में डिक्लेयर करेंगे उसे ही आपका डिक्लेयर्ड वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू यानी एसेसिबल वैल्यू मान लिया जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिल्कुल साहब, इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज यहां पर ब्रांचेस करके चलेंगी, क्योंकि ब्रांचेस की यहां पर आउटपुट लायबिलिटी बनेगी। देखो आउटपुट लायबिलिटी किसकी बन रही है, ब्रांचेस की बन रही है यहां पर। तो यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज ब्रांचेस करके चलेंगी, और यही वो लॉजिक है जो मुझे आपको कनेक्ट करवाना भी था, जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको डायग्राम बना के कनेक्ट करवा भी दूंगा। मैंने ऊपर भी कुछ हाईलाइट किया था, मैंने यहां पर भी कुछ हाईलाइट किया। मैंने बताया था कि उस सिचुएशन के अंदर जो हेड ऑफिस है उसकी आउटपुट लायबिलिटी है और यहां पर इसकी आउटपुट लायबिलिटी है। तो इन दोनों की आउटपुट लायबिलिटी होने से आखिर होगा क्या, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए हम थोड़ी देर रुकेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि इसके बाद क्या आता है, आईटीसी हो गया, वैल्यूएशन हो गया, कुछ छूट रहा है क्या? नहीं सर, हो गया मामला। रजिस्टर्ड पर्सन यहां पर ब्रांचेस बन जाएंगी। ये है क्रॉस चार्ज, दिस इज क्रॉस चार्ज, दिस इज नथिंग बट दी क्रॉस चार्ज। दोनों में डिफरेंस था। यहां पर जो ब्रांचेस जीएसटी बाय एमएम की ब्रांचेस जो जीएसटी बाय एमएम को कर रही हैं, इसे कहते हैं क्रॉस चार्ज। सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल, जो सॉफ्टवेयर हमने देखा था, तो सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है दोस्त, क्रॉस चार्ज हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट, जिसको जनरली हर जगह पर आप देखोगे आईएसडी बना दिया जाता है, गलती है वो, आपके मॉड्यूल में भी गलती कर रखी है, और प्रैक्टिकली मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे जनों को ये पढ़ाते हुए देखा, जो एडवर्टाइजमेंट वाला एग्जांपल जो है वो आईएसडी में पढ़ा रहे हैं। गलत है। एडवर्टाइजमेंट मेरे हिसाब से हेड ऑफिस लेकर ब्रांचेस को दे रहा है। ये सर्विस ब्रांचेस को दिलवाई नहीं गई है किसी और के द्वारा। ब्रांचेस की ब्रांडिंग नहीं हो रही है, मेन कंपनी की ब्रांडिंग हो रही है, और कंपनी की ब्रांडिंग अगर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो रही है तो इन दैट केस हेड ऑफिस पेमेंट कर रहा है। जियो का एडवर्टाइजमेंट आपके शहर में जो जियो का ऑफिस है, मेरे शहर में जो जियो का ऑफिस है, वो नहीं करवाता, हेड ऑफिस करवाता है, और उसका फायदा ब्रांचेस को मिलता है। उसका फायदा ब्रांचेस को मिलता है। ब्रांचेस की सेल्स बढ़ेंगी, हर शहर में लोग जियो की सिम परचेस करने जाएंगे। लेकिन जो शाहरुख खान को पैसे दिए हैं वो मुकेश अंबानी ने दिए हैं, जो बॉम्बे में सिचुएटेड उनका हेड ऑफिस है, वहां से। तो टेक्निकली देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस हेड ऑफिस ने ली और अपनी ब्रांचेस को दी। दैट इज द केस ऑफ क्रॉस चार्ज, नॉट द केस ऑफ आईएसडी। लेकिन आप देखेंगे मैक्सिमम वीडियोस, मैक्सिमम लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, यहां तक कि आपका मॉड्यूल तक एडवर्टाइजमेंट के एग्जांपल को आईएसडी में डाल देता है। भाई साहब मुझे बताइए, इतना प्यारे तरीके से मैंने आपको दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन समझाया, इतना सा भी मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई कंफ्यूजन रहा होगा। आप खुद सोच के देखिए, कॉमन सेंस लगा के देखिए कि क्या यहां पर सर्विसेज एडवर्टाइजमेंट की दिलवाई जा रही है ब्रांचेस को, हेड ऑफिस का थर्ड पार्टी से ब्रांचेस को सर्विस दिलवा रहा है। जो क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आए, ये तो सबके लिए खर्चा किया है ना साहब। तो यहां पर तो एक बात बताओ, हमने जो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लिया था, वो सॉफ्टवेयर का खर्चा सबके लिए किया गया है हेड ऑफिस के द्वारा। पूरी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर का खर्चा हेड ऑफिस ने कर दिया। तो जो दूसरे पार्ट्स हैं कंपनी के हेड ऑफिस के अलावा, जिसको हम बोलते हैं ब्रांचेस, तो उनको क्रॉस चार्ज हेड ऑफिस करेगा ना, कि भाई तुम्हारे लिए खर्चा मैंने कर दिया, तो अब तुम मुझे वापस कॉम्पनसेट करो। जीएसटी में यही तो क्रॉस चार्ज बोलते हैं हम, शेड्यूल 1 पैरा सेकंड यही तो बोलता है कि एक तरीके से डीम्ड सप्लाई मान लिया, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लिया। तो उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो लोग आईएसडी करके पढ़ाए जा रहे हैं लेक्चर्स यूट्यूब पर और अदर प्लेसेस पर, और यहां तक कि मॉड्यूल में आपके डाल रखा है एडवर्टाइजमेंट, मुझे बताओ एडवर्टाइजमेंट क्या है? यही तो है जो सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल है, सेम टू सेम। यहां पर भी जो हेड ऑफिस है वो पूरी कंपनी के लिए खर्चा कर दे रहा है एडवर्टाइजमेंट का, उसका बेनिफिट पूरी कंपनी को हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कर किसने दिया? हेड ऑफिस ने कर दिया। तो हेड ऑफिस कहेगा ठीक है साहब, ये सर्विस मैंने ले ली, अवेल कर ली, ये अवेल कर ली, कंज्यूम कर ली हेड ऑफिस ने, लेकिन इसका बेनिफिट क्योंकि दूसरी पार्टीज को भी हो रहा है, तो दूसरी पार्टीज को वहां पर बिलिंग होनी जरूरी है, क्रॉस चार्ज होना जरूरी है। जैसे सॉफ्टवेयर वाले एग्जांपल में हुआ था, वहां पर सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल ब्रांचेस को नहीं दिलवाया जा रहा। देखो यहां पर अगर ऐसा होता कि एडवर्टाइजमेंट की सर्विस किसी पर्टिकुलर ब्रांच अवेल करता और उसका पेमेंट हेड ऑफिस करता, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस सिर्फ उस ब्रांच ने अवेल करी होती और उसका पेमेंट हेड ऑफिस ने करा होता, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती। तो ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट वाला जो एग्जांपल है वो, हालांकि मैं नीचे देखूंगा, मैंने बुक में दे रखा है आपको ऑलरेडी, वो आईएसडी का नहीं, क्रॉस चार्ज का एग्जांपल है। इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ आईएसडी, इट इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस चार्ज, एडवर्टाइजमेंट जो हेड ऑफिस करता है। और ये जो कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग डिफरेंस, वो यही है। आईएसडी और क्रॉस चार्ज के बीच में यही डिफरेंस है कि आप दे रहे हो या आप दिलवा रहे हो। क्रक्स बता दिया मैंने आपको, मूल मंत्र, संजीवनी बूटी। डिफरेंस क्या है? दे रहे हो या दिलवा रहे हो, बस इतना सा डिफरेंस है। अगर दे रहे हो क्रॉस चार्ज है, और अगर दिलवा रहे हो तो आईएसडी है। जहां पर सर्विसेज रिसीव कोई और कर रहा है, उसका बेनिफिट कोई और ले रहा है, लेकिन पेमेंट आपने करा, आपको बेनिफिट नहीं हो रहा,
जैसे ऑडिट, अब ऑडिट अगर ब्रांच की हुई है तो हेड ऑफिस को क्या फायदा? ऑडिट की सर्विस कंज्यूम किसने करी? ब्रांच ने। पेमेंट किसने करा? हेड ऑफिस ने, आईएसडी। लेकिन कंज्यूम हेड ऑफिस, पहले हेड ऑफिस ने पूरा का पूरा लेकर ब्रांचेस को बेनिफिट दिलवा दिया। तो दिस इज द केस ऑफ क्रॉस चार्ज, क्योंकि यहां पर कंज्यूम हेड ऑफिस ने भी करा है उस सर्विस को, और कॉमन है, दिस इज व्हाट वी से इज कॉमन। तो कॉमन के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे? क्रॉस चार्ज, क्योंकि उसमें हेड ऑफिस भी इन्वॉल्व हो रहा है। वहां पर मेन पार्टी हेड ऑफिस है और फिर ब्रांचेस की बात आ रही है, अलग से ब्रांचेस की बात नहीं। ब्रांचेस आर नॉट सेपरेट। आईएसडी के केस में ब्रांचेस सेपरेट होती है, वहां पर सेपरेट सर्विस उनको रिसीव होती है जिसका पेमेंट हेड ऑफिस करता है। दैट्स इट। इससे ज्यादा अब आगे डिस्कशन करना बेकार है। आई होप आपको मामला समझ में आ गया है। तो देखेंगे यही चीज हमने यहां पर लिखकर आपको दी भी है। अब वो पॉइंट जो छूट रहा था मालिक, वो पॉइंट जो छूट रहा था, आएंगे लॉजिक को समझेंगे क्रॉस चार्ज के अंदर। क्रॉस चार्ज क्यों जरूरी है? नो द पॉइंट इज, क्रॉस चार्ज क्या है ये समझ लिया, लेकिन क्रॉस चार्ज जरूरी क्यों है उसके पीछे का एक लॉजिक मैं आपको देता हूं। इधर देखो, हेड ऑफिस किसका था? जीएसटी बाय एमएम। हेड ऑफिस किसका था? जीएसटी बाय एमएम का हेड ऑफिस था। अभी जो हेड ऑफिस था जीएसटी बाय एमएम का, आउटपुट लायबिलिटी इसकी बनी थी, अगर आपको याद हो तो। ये देखो मैंने आपको हाईलाइट भी करके रखा था, मैंने इसलिए हाईलाइट करा था क्योंकि पॉइंट आगे आना था। ये रहा साहब, रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? जीएसटी बाय एमएम। येलो मार्क करा हुआ है बड़ा बड़ा, ट्रांजैक्शन सेकंड के ऊपर। ये देखो, ये जो येलो मार्क को रखा है, जीएसटी बाय एमएम हेड ऑफिस है। आउटपुट लायबिलिटी बनेगी इसकी, क्योंकि बिलिंग ये करेगा महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस को, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी लायबिलिटी बन गई साहब। और मैंने आपको बोला था जिसकी लायबिलिटी बनती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज भी वही करेगा। हाजी साहब, इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज भी यही करेगा, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके पास में है कहां? सर ये अपनी इनपुट सर्विसेज लेता होगा ना। हाँ, ये अपनी इनपुट सर्विसेज लेता होगा, लेकिन ये जो इसकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ये किसके कारण क्रिएट हो रही है? ब्रांचेस के कारण, क्योंकि यहां पर सर्विस ब्रांचेस ने दी है। ध्यान से देखना, आप इसको ऐसे समझो कि पेमेंट एक कोई एक्चुअली में सर्विस कोई और दे रहा है और पेमेंट कोई और कर रहा है। मामला ये है यहां पर मामला ये हो रहा है कि आउटपुट लायबिलिटी ड्यू टू द प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की प्रिविटी के कारण, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से डिजाइन हुआ कि हेड ऑफिस ने हेड ऑफिस को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और ब्रांचेस ने ब्रांचेस को सर्विस दे दी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है, ट्रांजेक्शन का नेचर, जो मॉडल है बिजनेस का वो इस तरह है, जहां पर हेड ऑफिस को बिलिंग कर रहा है और सर्विसेज ब्रांचेस प्रोवाइड कर रही है। तो टेक्निकली जो आउटपुट लायबिलिटी आनी चाहिए थी वो किसकी आनी चाहिए थी? ब्रांचेस की। क्योंकि सर्विस देखो, जो सप्लायर होता है, जो सर्विसेज देता है, आउटपुट लायबिलिटी उसी की आती है। यहां पर जीएसटी बाय एमएम की जो दिल्ली वाली और जो पंजाब वाली ब्रांच थी वो सप्लायर थी, हेड ऑफिस सप्लायर नहीं था। हेड ऑफिस ने सप्लाई नहीं करी सर्विसेज, ब्रांचेस ने करी। तो टेक्निकली जो आउटपुट लायबिलिटी आनी चाहिए थी वो किसकी आनी चाहिए थी? ब्रांचेस की आनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर आ किसकी गई? ड्यू टू द प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सर हेड ऑफिस की आ गई। तो हेड ऑफिस की आउटपुट लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए उसको आईटीसी की जरूरत पड़ेगी, जो टेक्निकली कौन लेके बैठा है? ब्रांचेस। क्योंकि एक्चुअली ये आईटीसी जो था, ब्रांचेस का आईटीसी, वो ब्रांचेस की आउटपुट लायबिलिटी से सेट ऑफ होना चाहिए था। ब्रांचेस का आईटीसी ब्रांचेस की आउटपुट लायबिलिटी से सेट ऑफ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ब्रांचेस की आउटपुट लायबिलिटी बनी ही नहीं, वो आउटपुट लायबिलिटी हेड ऑफिस की बन गई। तो टेक्निकली ब्रांचेस का आईटीसी हेड ऑफिस को पास ऑन होना चाहिए। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, पास ऑन। ब्रांचेस का आईटीसी हेड ऑफिस को पास ऑन होना चाहिए, और ये पास ऑन करने के लिए ही क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। और देखो कितनी सुंदरता से हम ब्रांच का इनपुट टैक्स क्रेडिट हेड ऑफिस तक पहुंचा देंगे क्रॉस चार्ज करके। तो यहां पर होगा क्या, जो दिल्ली ब्रांच है और जो पंजाब ब्रांच है, ये बिलिंग करेंगी किसको? ये बिलिंग करेंगी हेड ऑफिस को, जिसके कारण इनकी आउटपुट लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। इसकी भी आउटपुट लायबिलिटी आ जाएगी और इसकी भी आउटपुट लायबिलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हजार रुपए पर इन्होंने क्या करा है, हजार रुपए पर इन्होंने बिलिंग करी है और पीछे से इनके पास फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का ही क्रेडिट भी रखा है। देखो मैजिक, जादू कहते हैं इसको, जादू, जीएसटी का जादू। 1000 रुपए का क्रेडिट है दिल्ली के पास, 1000 रुपए का क्रेडिट है पंजाब वाली यूनिट के पास, और दोनों ने हेड ऑफिस को 1000 की क्रॉस चार्ज किया, 1000 से बिलिंग करी। तो इस 1000 का पेमेंट करने के लिए दिल्ली वाली ब्रांच अपने 1000 रुपए के आईटीसी का इस्तेमाल करेगी कि नहीं करेगी? हाँ जी सर करेगी। दैट इज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहां पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। और ये हो गया सेट ऑफ, और उसी तरह से पंजाब वाली ब्रांच भी 1000 का यूज करके इसे सेट ऑफ कर देगी। अब सोचो कि हेड ऑफिस को अगर 1000 की बिलिंग हुई है,
हेड ऑफिस ने अगर 1000 का पेमेंट करा है, टेक्निकली करा नहीं है, सिर्फ बुक्स में हमने एंट्री डाली है, तो इससे हुआ ये कि 1000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिल जाएगा? इस 1000 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो किसको मिल जाएगा? इस 1000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट हेड ऑफिस को मिल जाएगा। इस 1000 का दोनों तरफ से, दोनों ब्रांचेस ने जो 1000 चार्ज करा है, और क्योंकि इस 1000 का पेमेंट करा है किसने? हेड ऑफिस ने। हालांकि पेमेंट नहीं हुआ, मैं बार बार बता रहा हूं सर, पेमेंट नहीं हुआ तो 180 डेज वाली कंडीशन लग जाएगी क्या? 180 डेज वाली कंडीशन जो थी सेक्शन 16 के अंदर, सब सेक्शन 2 के अंदर, कि 180 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए। तो याद करो वहां पर एक चीज थी कि अगर शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन है तो वहां पर वो 180 डेज वाली कंडीशन नहीं लगती। इस वाले ट्रांजेक्शन में 180 डेज वाली कंडीशन नहीं लगती, क्योंकि यहां डीम्ड सप्लाई बना रहे हैं, कंसिडरेशन तो है ही नहीं। तो शेड्यूल 1 वाले ट्रांजेक्शन के अंदर 180 डेज की कंडीशन नहीं लगती, ये 180 डेज की कंडीशन का एक्सेप्शन था, याद करो। तो कंफ्यूज मत होना, किसी ने यहां तो 1000 रुपए का क्रेडिट आप कह रहे हो कि हेड ऑफिस को मिल जाएगा, लेकिन हेड ऑफिस ने पेमेंट तो कराई नहीं, तो 180 दिन बाद इस क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान हो, एक्सेप्शन आए थे और वहां पर एक्सेप्शन में यही था कि 180 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शंस के अंदर, क्योंकि शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन होता है। तो जब कंसिडरेशन है ही नहीं तो 180 दिन की बात आप क्या ही कर लोगे। तो ध्यान रखना, वो लॉजिक भी हमने यहां पर लिंक करके देख लिया। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, 1000 रुपए का क्रेडिट जो किसके पास था, ये देखो, जो किसके पास था, दिल्ली के पास और पंजाब के पास। अगर इनडायरेक्टली देखो तो यही 1000 रुपए का क्रेडिट पास ऑन हो गया किसके पास में? हेड ऑफिस के पास में। क्रॉस चार्ज के थ्रू ब्रांचेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट पहुंचा दिया गया किसके पास? हेड ऑफिस के पास, क्योंकि जो फाइनल लायबिलिटी बनने वाली थी वो हेड ऑफिस की बनने वाली थी, और इसलिए हेड ऑफिस को क्रेडिट की जरूरत थी जो एक्चुअली आपकी ब्रांचेस के पास पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी टेक्निकली किसकी बननी चाहिए थी? ब्रांचेस की बननी चाहिए थी। तो जो लायबिलिटी ब्रांचेस की बननी चाहिए थी वो बन गई हेड ऑफिस की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से हुआ भैया, हेड ऑफिस ने हेड ऑफिस को दे दिया। तो अब क्योंकि इसकी लायबिलिटी है तो इसको आईटीसी भी चाहिए, तो जो आईटीसी एक्चुअल में ब्रांचेस सेट ऑफ करवाती अपनी आउटपुट लायबिलिटी से, वो हमने क्रॉस चार्ज के थ्रू किसके पास पहुंचवा दिया? हेड ऑफिस के पास। और अब इस 2000 का जो क्रेडिट आ चुका है हेड ऑफिस के पास, ये इसका यूज करेगा अपनी आउटपुट लायबिलिटी को सेट ऑफ करने में। दैट्स द सिंपल गेम ऑफ क्रॉस चार्ज। अब आएंगे फटाफट से बुक पर और देखेंगे। आई होप अब तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्रॉस चार्ज और आईएसडी के बीच का डिफरेंस। वैल्यूएशन में बेनिफिट क्या है? बेनिफिट वही आईटीसी सेट ऑफ करवा सकते हैं हम आगे पास ऑन करके, और वैल्यूएशन रूल 28 से हो जाता है। ये देखो रूल 28 मैंने यहां पर रिप्रोड्यूस कर दिया आपको समझाने के लिए। हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्टिंक्शन क्या है? तो डिस्टिंक्शन दिखाने जा रहा हूं, मेरे साथ साथ रीड करेंगे। महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू टेक आईएसडी रजिस्ट्रेशन। देखो मैंने कहा ना, महेश इंफ्रा प्राइवेट एमआईपीएल को यहां पर आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑडिट की सर्विस दिलवा रही है। जीएसटी बाय एमएम से एमआईपीएल अपनी पंजाब और दिल्ली ब्रांच को जीएसटी की ऑडिट सर्विस दिलवा रही है, दे नहीं रही, दिलवा रही है। तो यहां पर उसके लिए क्या हो जाता है? यहां पर उसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और इसलिए वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेकर। आगे क्लियर? यस। जबकि दिल्ली और पंजाब यूनिट जो जीएसटी बाय एमएम की है, वो अपने हेड ऑफिस को क्या करेगी? क्रॉस चार्ज, क्योंकि वहां पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि वो सर्विसेज दे रही है हेड ऑफिस को, दे रही है, दे रही, दिलवा नहीं रही है, दे रही है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला, only ITC on input services which are attributable to other distinct entities are distributable। ISD के केस में सिर्फ और सिर्फ आप इनपुट सर्विस के रेस्पेक्ट में ही लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन क्रॉस चार्ज में ऐसा नहीं है। Expenses incurred by a distinct person for the purpose of carrying out activities the outcome of which benefits the other distinct person is required to be cross charged। अगर ये एक डिस्टिंक्ट यूनिट है, दूसरी डिस्टिंक्ट यूनिट ये है, इसने कोई एक्सपेंस करा है, इसने कोई एक्सपेंस करा है जिसका बेनिफिट इसको हो रहा है, जिसका बेनिफिट इसको हो रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर इस ब्रांच को क्रॉस चार्ज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक ब्रांच खर्चा कर रही है लेकिन उस खर्चे का बेनिफिट किसी दूसरी ब्रांच को हो रहा है, तो पहली ब्रांच को दूसरी ब्रांच को क्या करना पड़ेगा? उसके अगेंस्ट बोलो 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 क्रॉस चार्ज करना पड़ेगा। सर ये तो वाली बात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझे तुम? इसका मतलब ये हुआ कि ये खर्चा करके इसे अवेल करा इसने और दिलवा दिया इसको। पहले ओनरशिप में ले रहा हूं और फिर उसका बेनिफिट मैं आपको दे रहा हूं। सॉफ्टवेयर के केस में यही हुआ था। एडवर्टाइजमेंट के केस में क्या हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट के केस में शाहरुख खान का बेनिफिट हेड ऑफिस ने लिया और फिर सारी ब्रांचेस को दिलवा दिया, उसे पब्लिक करके। टेलीविजन पर आया एडवर्टाइजमेंट जियो का, कौन कर रहा है? शाहरुख खान कर रहा है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो ये सबसे पहले इसे अवेल किसने करा? हेड ऑफिस ने।
और फिर इसका बेनिफिट ब्रांचेस को मिला। लेकिन जब जीएसटी ऑडिट की बात आई तो वो डायरेक्टली जीएसटी ऑडिट किसकी हो रही है, ब्रांचेस की हो रही है, तो इसलिए इसका बेनिफिट डायरेक्टली ब्रांचेस को मिल रहा है एक थर्ड पार्टी के द्वारा। ठीक है, ओके सर। नो एलिमेंट ऑफ सर्विस बट डिस्ट्रीब्यूशन। आईएसडी के केस में आपको सर्विस कहीं नजर नहीं आएगी कि हेड ऑफिस ब्रांचेस को कुछ दे रहा है, दिलवा रहा है, जबकि यहां पर एलिमेंट ऑफ सर्विस यानी आपको दिखाई देगा कि हाँ साहब इसे दे रहा है। क्रॉस चार्ज के केस में आपको दिखेगा कि हाँ हेड ऑफिस ब्रांचेस को दे रहा है। सर्विसेज प्रोक्यूर्ड बाय हेड ऑफिस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी फॉर यूज एट हेड ऑफिस और एट ब्रांचेस। हो सकता है ना कि जीएसटी ऑडिट हेड ऑफिस की भी हो रही हो, ब्रांचेस की भी हो रही हो। अब फॉर एग्जांपल अगर जीएसटी ऑडिट हेड ऑफिस की भी हो रही है, ब्रांचेस की भी हो रही है, लेकिन दिलवा तो हेड ऑफिस ही रहा है ना, दिलवा दे नहीं रहा, दिलवा रहा है। और एक्सक्लूसिवली या तो सिर्फ ब्रांचेस की हो रही है, हमारे केस में सिर्फ ब्रांचेस की हो रही थी। द आईटीसी ऑफ विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद आईटीसी वुड नॉट बी सेपरेटली ट्रीटेड एज सप्लाई बाय हेड। इससे ये नहीं कहा जाएगा कि हेड ऑफिस ने ऑडिट कर दी, ये ट्रीट नहीं कर सकते आप, करवा दी ही बोलना पड़ेगा। जबकि क्रॉस चार्ज के अंदर जो प्रोक्यूरमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है और मैनेजमेंट है, सारा का सारा कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। तो अब आप खुद सोचो ना यार कि अगर कोई माल हेड ऑफिस खरीद रहा है, रॉ मटेरियल, और फिर वो ब्रांचेस को दे रहा है, तो आप खुद सोचो इसको क्या बोलोगे तुम, ब्रांच ट्रांसफर ही तो बोलोगे। और ब्रांच ट्रांसफर में तुम क्रॉस चार्ज नहीं करोगे क्या, तुम इसको आईएसडी बोल दोगे क्या? नहीं, यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हेड ऑफिस ने गुड्स प्रोवाइड कराया ब्रांच को, जबकि खरीदा किसने था, हेड ऑफिस ने। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस चार्ज of common input service, common input or input services to be treated as separate services provided by head office to branches to be separately invoiced। इसे आपको सेपरेट इनवॉइस करना पड़ेगा। एग्जांपल अब आ जाते हैं आपके सामने, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। एएमसी सर्विस, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑडिटिंग सर्विस हो गई, लीगल सर्विसेज हो गई बाय फर्म ऑफ एडवोकेट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंटिंग सर्विस, ये सब का सब आईएसडी का एग्जांपल है। क्योंकि आप खुद देखो, सोचो, एएमसी सर्विस का बेनिफिट किसको मिल रहा है, ब्रांच को। ऑडिटिंग सर्विस का बेनिफिट ब्रांच को, लीगल सर्विस का बेनिफिट ब्रांच को, रिपेयर मेंटेनेंस का बेनिफिट भी ब्रांच को मिल रहा है, रेंटिंग भी ब्रांच रेंट के ऊपर रूम ले रहा है, रेंट के ऊपर कोई बिल्डिंग ले रहा है, ब्रांच ले रहा है, ब्रांच को बेनिफिट हो रहा है। यानी टेक्निकली देखा जाए तो इन सब केसेस के अंदर डायरेक्ट थर्ड पार्टी के थ्रू बेनिफिट किसको मिल रहा है, ब्रांचेस को, ना कि हेड ऑफिस को। जबकि सॉफ्टवेयर सर्विस, अब सॉफ्टवेयर सर्विस हेड ऑफिस ने ली, ब्रांचेस को दी। एडवर्टाइजमेंट सर्विस हेड ऑफिस ने ली, ब्रांचेस को दी। रेंटिंग ऑफ मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले बिल्डिंग खरीदी हेड ऑफिस ने और वो बिल्डिंग रेंट पे दी ब्रांचेस को। तो बिल्डिंग हेड ऑफिस की थी और फिर उसे रेंट पे ब्रांचेस को प्रोवाइड कराया गया। तो यहां पर हेड ऑफिस रेंटिंग की सर्विस दे रहा है ब्रांचेस को। मशीनरी हेड ऑफिस ने खरीदी, फिर ब्रांचेस को प्रोवाइड कराई। तो हेड ऑफिस टेक्निकली उस मशीनरी को खरीद रहा है और आगे आगे अपनी ब्रांचेस को रेंट कर रहा है। मार्केट सर्वे और रिसर्च हेड ऑफिस करवा रहा है, जिसका बेनिफिट ब्रांचेस को मिल रहा है। तो यहां पर देखो आप, डिफरेंस नजर आ रहा होगा। आ जाओ साहब, लास्ट डायग्राम, जिसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिसको एग्जाम्पल से समझ में आता है उसको एग्जाम्पल से समझा दिया, जिसको थ्योरी से समझ में आता है उसको थ्योरी से समझा दिया, जिसको लॉ की लैंग्वेज समझ आती है उसको लॉ की लैंग्वेज दिखा दी, और जिसको कुछ समझ नहीं आता, डायग्राम समझ आता है, उसके लिए हमने डायग्राम भी बना दिया। तो कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ा है साहब जिससे आपको ये डिफरेंशिएशन दिखाया ना जा सके आईएसडी और क्रॉस चार्ज के बीच में। हाँ के ना? हाँ जी सर। तो देखेंगे, हियर इज द थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी देखो, सर्विस हेड ऑफिस को भी दे रही है और थर्ड पार्टी सर्विसेज यूनिट्स को भी दे रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? थर्ड पार्टी ने जीएसटी ऑडिट हेड ऑफिस की भी करी है और ब्रांचेस की भी करी है, लेकिन बिलिंग सिर्फ हेड ऑफिस को हो रही है। दिस इज द केस ऑफ आईएसडी, क्योंकि यहां पर सेपरेट सर्विस सबको अपनी अपनी मिल रही है, सेपरेट सर्विस, लेकिन पेमेंट सबके लिए हेड ऑफिस कर रहा है। तो ये तो गलत है ना। लेकिन क्रॉस चार्ज में क्या होता है? क्रॉस चार्ज में सेपरेट सर्विस थर्ड पार्टी, कभी भी थर्ड पार्टी आपकी ब्रांचेस को टच भी नहीं करेगी। थर्ड पार्टी आपकी ब्रांचेस को कोई बेनिफिट डायरेक्टली नहीं दे रही, वो सारा का सारा बेनिफिट हेड ऑफिस को दे रही है, जिसके कारण हेड ऑफिस के कारण आगे वो बेनिफिट ब्रांचेस तक पहुंच रहा है। एडवर्टाइजमेंट, शाहरुख खान ने, यार एक बात बताओ, जियो के कितने ऑफिस हैं? एयरटेल, वोडाफोन के कितने ब्रांचेस हैं? हजारों ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर, हो सकता है लाखों में ब्रांचेस हो, लैक्स ऑफ ब्रांचेस आर देयर। शाहरुख खान क्या एक एक ब्रांच के पास जाएगा क्या उसको बेनिफिट देना है? शाहरुख खान एक एक ब्रांच के पास जा रहा है क्या? नहीं साहब। शाहरुख खान ने तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हेड ऑफिस के साथ कर लिया, जो मुंबई में है, मुकेश अंबानी जहां बैठता है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया साहब कि एडवर्टाइजमेंट करवाना है शाहरुख खान से जियो का। अब क्योंकि हेड ऑफिस ने ये काम कर दिया तो ब्रांचेस को बेनिफिट हो गया ना। लेकिन यहां पर अलग है साहब, यहां पर वाकई में इंडिविजुअल विजिट हो रही है एक एक ब्रांच के पास। यहां पर रेंटिंग का बेनिफिट डायरेक्टली ब्रांच ले रही है। देखो, तुम खुद देखो ना कि प्रीमाइसेस किसके पास में है, ब्रांच के पास में।
सॉफ्टवेयर किसके पास में है? ब्रांच के पास में। यहां पर देखो, यहां पर सॉफ्टवेयर इनके पास में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर हेड ऑफिस यूज नहीं कर रहा। अरे भैया, एडमिन मास्टर यूजर आईडी पासवर्ड तो हेड ऑफिस के पास में ही है। सॉफ्टवेयर अगर ऐसा होता कि अगर कोई सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ ब्रांच ही यूज कर रही होती, सिर्फ ब्रांच यूज कर रही है, एक पर्टिकुलर ब्रांच अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रही है और उसका पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है, दिस इज आईएसडी, दिस इज आईएसडी। यानी कि हेड ऑफिस ने कभी उस सॉफ्टवेयर को खरीदा ही नहीं, सिर्फ ब्रांच को दिलवा दिया। हेड ऑफिस के पास में उसका कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ ब्रांच उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है। तो यहां पर, और क्योंकि पेमेंट हेड ऑफिस ने करा है, तो डेफिनेटली दिस इज द केस ऑफ आईएसटी। आई होप इस डायग्राम के बाद आपको पूरा मामला क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा।